साल होने को है। और जिस तरीके से मैंने अभी तक वेबिनार या सेमिनार सुने हैं, उसमें मुझे लगता है कि विश्व स्तरीय भाषण की अगर मैं बात करूं, तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत ज्ञानवर्धक भाषण मुझे निजी तौर पर लगा। और मैं समझता हूं कि यहाँ तमाम जितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो भी हिंदी की व्यापकता को देखेंगे। और जो नए बच्चे जुड़े हैं, खासतौर पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो हैं, वो सामंजस्य बिठा पाएंगे और हिंदी के में जो काम हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में, पूरे विश्व में, उस चीज को भी समझने का प्रयास करेंगे कुश्ती के माध्यम से और आपके दिए हुए इस शब्द रूपी आशीर्वाद के माध्यम से। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका करना चाहूँगा। और इसी क्रम में अब जो है मैं अपने आज के दूसरे वक्ता जो है उनके तारुफ में कुछ शब्द कहना चाहूँगा कि जब पता चला कि आपने जापान पे काम किया है और मुझको खास तौर पर जापानी सभ्यता से लगाव है, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का एक मित्र राष्ट्र भी जापान है। तो हिंदुस्तान के जितने भी लोग होंगे समझदार किस्म के और उस तरीके के, तो वो समझते होंगे कि जापान का जो मतलब कार्य क्षेत्र है या फिर कार्य विधि है या काम करने का तरीका है, वो कितना बेहतरीन है इजराइल, जापान, इन सब देशों का। और वहां पर भाषा की क्या भूमिका होगी, इस बारे में अगर जानने का मौका हम लोगों को मिल रहा है तो हम अपना सौभाग्य ही समझेंगे इसको। तो इसी क्रम में अब मैं दूसरे वक्ता आज के राम प्रकाश द्विवेदी जी का खुले मन से स्वागत करूंगा और उनके शब्दों से शब्द रूपी आशीर्वाद लेने के लिए अनुरोध करूंगा। सर, राम प्रकाश द्विवेदी सर। धन्यवाद विवेक जी। और गंगा साहब मीना जी ने काफी अच्छा वक्तव्य दिया और विस्तार से चर्चा की। तो विश्व में हिंदी की उपस्थिति के बारे में भी आपको थोड़ा सा परिचय मिला होगा। अनिल राय सर यहाँ मौजूद हैं, वो मेरे मार्गदर्शक रहे हैं और लंबे समय से जुड़े रहे हैं। मैं आज सर को ज्यादा सुनना चाहूंगा और उनकी प्रेरणा से हम लोग जो है लगातार अपना चिंतन मनन अध्ययन करते रहते हैं। देशबंधु कॉलेज के कर्म योगी प्राचार्य राजीव अग्रवाल जी भी मेरे मित्र हैं और उनका जो है अच्छा योगदान यह है कि लोग उनकी तारीफ करते हैं। प्रिंसिपलों की तारीफ होनी कम हो गई है दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो मुझे उससे एक व्यक्तिगत खुशी मिलती है। मेरे सहवक्ता गंगा साहब मीणा जी का लंबा अनुभव रहा है। आदिवासी साहित्य पर उनका शोध और रचनात्मक लेखन हम लोग पढ़ते रहते हैं। वह भी हमारे साथ जुड़े हैं, ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। विभाग के प्रभारी डॉक्टर ललित मोहन जी मेरे मित्र हैं और एकमात्र ऐसे मित्र हैं जो जापान में मेरे साथ कुछ दिन रहे। हालांकि तब मैं लौटने की तैयारी में था और उनकी ज्यादा सेवा ना कर पाया हूँगा, पर वो आए तो मुझे बहुत खुशी हुई। दलित साहित्य के अध्येता और शोधार्थी बजरंग बिहारी तिवारी जी, मेरे गुरु और मित्र संजीव जी, विभाष जी, बंधुवर मनोज सिंह जी और अनुज राकेश जी, हिंदी साहित्य परिषद के तमाम प्रतिभावान छात्र पदाधिकारी, खास तौर से विवेकानंद एवं सुधा जी, और इस आभासी सभा में उपस्थित विद्वान साथी, विद्यार्थीगण और मित्रों। देशबंधु कॉलेज से मेरा ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। इसका दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि 1996 में मैंने यहाँ एक अतिथि शिक्षक के रूप में अपना अध्यापन शुरू किया था। पहली बार कक्षा में खड़ा होने का मौका और विद्यार्थियों यानी विद्यार्थी से जो अध्यापक की भूमिका में बदलाव था, वो इस महाविद्यालय ने दिया था। और दूसरी बात यह है कि हिंदी विभाग के अधिकांश लोग मेरे छात्र दिनों के मित्र हैं। एक मित्रता होती है कि भाई आप
सहयोगी बन जाएं तो मित्र बन जाएं, लेकिन एक समय जब आप छात्र होते हैं, शोधार्थी होते हैं, तो उन दिनों में मित्रता होती है। तो अधिकांश लोग, मनोज जी, राकेश जी, विभास जी, संजीव जी, ललित जी, ऐसे तमाम लोग हैं जो मेरे उन दिनों के छात्र हैं। तो हम लोग जो है एक दूसरे की कमियों को और बेसियों को जानते हैं, या भोजपुरी का एक शब्द है जिस पर एक कहानी भी रेणु जी ने लिखी, लंठई को जानते हैं। तो ऐसी जगह पर आना और ऐसी जगह पर बात करना जो है वो थोड़ा मजेदार होता है। अनिल राय सर जब चीन से लौटे तो मैं उनके चैम्बर में जाता रहता था और वो मुझे चीनी जो है चाय पिलाते रहते थे। तो जापान की चाय जो है वो भी बड़ी प्रसिद्ध थी। मैं उन्हें नहीं पिला पाया हूँ। कोविड के बाद कभी मौका मिलेगा तो जरूर उनके साथ वो साझा करूंगा। लेकिन वहां की कहानियां हम लोग बात करते थे, चर्चाएं करते थे। अब विषय है तो थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करनी चाहिए, और इसको मैंने 3 हिस्सों में बांट लिया है। ऐसे ही कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है, लेकिन हिंदी का विश्व पहला शब्द है, इसका पहला पद है, और विश्व में हिंदी ये भी एक दूसरा पद इसमें जोड़ा गया है। तो इसमें जापान के, जैसे कि हमारे मित्र गंगा सहाय जी ने अपना तुर्की का अनुभव बताया, तो थोड़े अनुभव मैं भी बताऊंगा। और तीसरे स्तर पर हम सब लोग जो है, हम चाहते हैं कि भाई विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम है तो वो अपनी जिज्ञासाओं का थोड़ा शमन करें और प्रश्न वगैरह पूछें, क्योंकि हम लोग तो अपनी कहानियां सुनाते ही रहते हैं। उनकी क्या जिज्ञासा है, वो क्या जानना चाहते हैं, इस पर भी हम लोग थोड़ी बातचीत उनके माध्यम से, छात्रों को साथ लेकर उनके माध्यम से करेंगे। तो जो हिंदी का विश्व है, इसमें मुझे 2-3 बातें, 4 बातें ऐसी समझ में आती हैं कि भाई एक हिंदी की जहां से शुरुआत हुई, सराहपा से ले लें या चंदवरदाई से ले लें, तो पद्य की एक पूरी दुनिया थी। और इस पद्य की दुनिया या पद्य के रसास्वादन की जो प्रक्रिया है, उससे बदलकर गद्य की दुनिया में हमने आधुनिक काल में प्रवेश किया। उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज वगैरह की चर्चा की जाती है, और ये भी हिंदी की दुनिया को बदला। इसने हिंदी के विश्व में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया। हमारे मित्र ललित जी हैं, उन्होंने मुझे एक बार एक किताब भेंट की, गुगी व थियोंगो, जिसकी हम विद्यार्थी जब थे उन दिनों में उसकी काफी चर्चा थी। और भाषा और संस्कृति को लेकर गुगी और व थियोंगो की पुस्तक जो है काफी प्रसिद्ध रही है। तो ये कहा जाता है कि जब नई तरह की चीजें बदल जाती हैं तो भाषा को भी बदलना पड़ता है, नहीं तो भाषाओं का हश्र डायनासोर की तरह हो सकता है कि अगर वो नई परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ना ढालें तो वो भी विलुप्त हो जाती हैं। तो इसलिए पद्य की जो दुनिया थी, काव्य कविता की जो दुनिया थी, उसको बदलकर गद्य की दुनिया में प्रवेश करना था आधुनिक काल में, और ये भी हिंदी ने बखूबी किया। हिंदी के तमाम बड़े उपन्यासकार हैं, लेकिन इसमें देवकी नंदन खत्री और गोपाल राम गहमरी ने जो ये हमारा आस्वाद बदलने का काम किया। गहमरी जी के बारे में आप पढ़ें तो उनकी चर्चा कम होती है, लेकिन 200 के करीब जो है उन्होंने जासूसी उपन्यास लिख दिए। और चंद्रकांता जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा ग्रंथ है। तो गद्य में कुछ पढ़ने के लिए उन्होंने उपलब्ध कराया। तो एक जो हिंदी का विश्व है, मुझे यह दिखाई देता है कि वो कविता की दुनिया से, वो भक्ति रीति और वीर गाथात्मक कविताओं से बदलकर एक गद्य की दुनिया में प्रवेश करता है, और इससे हिंदी का विश्व बदलता है, उसका विस्तार होता है। दूसरी स्थिति में है कि फिर मीडिया तंत्र का विकास हो रहा था, संचार माध्यमों का विकास हो रहा था। तो फिल्में आने लगी, रेडियो आया, टेलीविजन आया, ऐसी तमाम चीजें जो हैं वो आई, और इन माध्यमों पर भी हिंदी जो है, हिंदी की दुनिया बदली। इन माध्यमों के लिए
हिंदी को अपने क्षितिज खोलने पड़े और हिंदी की दुनिया का विस्तार हुआ, क्योंकि हम वही भाषा नहीं है। कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद गए बंबई में, लेकिन वो वहां टिक नहीं पाए और वापस चले आए, उनका मन नहीं रमा। तो फिल्म की जब दुनिया बनती है, पत्र पत्रिकाओं की जो दुनिया बनने लगी, रेडियो टेलीविजन की दुनिया बनने लगी, तो एक नई तरह की हिंदी की जरूरत पड़ गई और इससे फिर हिंदी का विश्व और विस्तृत हुआ, या उसने अपने आप को इन माध्यमों के अनुकूल बनाया और इसकी इसका एक नया तेवर जो है उसमें पैदा हुआ। गंगा साहब जी ने चर्चा की कि भाई राजभाषा क्या है, शासन की नीतियां क्या हैं, और इससे उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। हम सभी लोग जानते हैं कि भाई सरकारें अपनी तरीके से काम करती हैं, लेकिन जब सरकारी तंत्र बना, देश आजाद हुआ, तो राजभाषा भी उसकी मान्यता मिली। प्राचार्य महोदय भी इसकी चर्चा कर रहे थे 14 सितंबर 1949 की। वो अनुवाद की भाषा बनी, शब्दावली आयोग बने, कि जिससे जो हमारा दबाव था साम्राज्यवादी ताकतों का या ब्रिटिश हुकूमत का या अंग्रेजी का, उससे थोड़ी निजात मिले और हमें जो है एक नई भाषा जो है वो कामकाज की एक नई भाषा जो है वो इसमें मिले। पांचवा महत्वपूर्ण बदलाव में देखता हूं कि जो आज की दुनिया है, जो 1990-95 के बाद शुरू हुई, और वो वैश्वीकरण की तकनीक और सोशल मीडिया वगैरह की दुनिया है। मुझे याद है कि मुझे जब स्कॉलरशिप मिली पहली बार, तो फिर मैंने पहला काम ये किया कि कंप्यूटर खरीद लिया और उससे माथापच्ची करने लगा। तो हिंदी विभाग में जब कंप्यूटर आया तो वहाँ हमारे एक बग्गा जी हुआ करते थे, जो हम सब लोगों के मार्गदर्शक थे और सारी थीसिस वही टाइप करते थे। तो उनके सामने संकट आ गया कि इसमें टाइप क्या करें, कैसे करें, ये तो अंग्रेजी का ही कीबोर्ड है और हिंदी दिखाई नहीं दे रही है। तो किसी ने मेरा नाम लिया कि उसे कुछ हिंदी में काम करना आता है, और मैं गया और मैंने वहां एक सेटिंग थी उसे बदला और कहा कि आप इस पे इस तरह से टाइप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन कीबोर्ड तो यहाँ नहीं आता। मैंने कहा कीबोर्ड अंग्रेजी में लिखा रहने दीजिए, आप टाइप करेंगे तो हिंदी में ही आएगा। उन्हीं दिनों से कुछ लोगों ने मुझे मान लिया कि भाई मैं कंप्यूटर भी जानता हूं, और उसका एक फायदा ये हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक जीवन पर्यंत शिक्षण संस्थान बना, तो मुझे डिजिटल कंटेंट जो है तैयार करने के लिए बुला लिया गया। तो इस तरह से सोशल मीडिया की दुनिया है आज। उस पे फॉन्ट की लड़ाई थी, भाषा के एडेप्टेशन की लड़ाई थी। आज भी बहुत सारे काम ऐसे हम करते हैं कि उसमें अगर हम किसी शब्द को टाइप करते हैं तो वो कई बार उल्टा सीधा हो जाता है। कई जगह आप लेख भेजते हैं तो उसमें तमाम तरह की तकनीकी दिक्कतें आती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया। बालेंदु दधीच का नाम लिया जाता है, अशोक चक्रधर जी ने बहुत काम किया इस पर। तो ऐसे तमाम लोगों ने काम किया, तो जिसकी वजह से यानी वो बात जो है कि अगर ये तकनीक बन रही है और जो भाषाएं इस तकनीकी पटल पर, इस तकनीकी क्षितिज पर या इसके अनुरूप अपने आप को नहीं ढालेंगी, वह भाषाएं जो हैं वो खत्म होने की कगार पे पहुंच जाएंगी। तो इसलिए हमें इसके लिए भी कोशिश करना चाहिए। जैसे साहित्य सेवी शब्द होता था, तो उसी तरह की सेवा ये लोग भी कर रहे हैं कि अगर हम तकनीकी जगत पे अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल रहती है। तो इस तरह के मैं ये 4-5 स्टेजेस में देखता हूँ कि भाई ये जो हिंदी का विश्व है इसका विस्तार इस तरह से होता चला गया है, और इसमें आज सरकारी संरक्षण भी है, सरकारी प्रोत्साहन भी है, और वो भले ही ऐसा ना हो कि भाई दूसरे देशों के मुकाबले जो हमारे हिंदी भारत की सरकार है वो हिंदी के प्रोत्साहन के लिए उसी मात्रा में काम कर रही हो। हालांकि मुझे जानकारी है कि वहां से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे आते हैं, लगभग 2 या 3 विद्यार्थी जापान से
हर वर्ष भारत पढ़ने आते हैं और उनका पूरा खर्च जो है वो भारत सरकार वहन करती है। तो ऐसे 50-60 विद्यार्थी मुझे लगता है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान में आते हैं और वो साल या 2 साल यहाँ रहते हैं और उनका खर्च वो वहन करती है। तो दुनिया की तमाम सरकारों ने जापान में भी जो विद्यार्थी हमारे जाना चाहते हैं जापानी भाषा पढ़ने के लिए, उनके लिए भी स्कॉलरशिप की योजना है, तरह तरह की छात्रवृत्तियां हैं। दिल्ली में कई संस्थान हैं और आपके कॉलेज से थोड़ी ही दूर पर जापान फाउंडेशन है। जहां से मैं देख पा रहा हूं उनका हिंदी के विश्व के विस्तार में कोई योगदान नहीं है जो विदेशों में भारतीय रहते हैं। अगर वो मिलते भी हैं तो आपस में उन्होंने भारतीयों की ही ऐसी छोटी समितियां अपने सुख के लिए बनाई हुई है, यानी कि उनको देश की जब याद आती है या अपने परिवेश की तो थोड़ा बहुत आपस में मिलजुल लेते हैं। बाकी वो हिंदी के विस्तार को लेकर के कोई काम नहीं कर रहे, ना कभी कोशिश करते कि वो हिंदी को सार्वजनिक जीवन में उसका विस्तार करें। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैंने शुरू में ही कहा था कि विद्यार्थियों का सवाल होता है कि हिंदी पढ़कर हम करें क्या। ये सवाल तो भारत में भी है, लेकिन विदेश कह सकते हैं कि भाई आप एमए कर लीजिए, नेट कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, जॉब आप प्रोफेसर बन जाएंगे या हिंदी अधिकारी बन जाएंगे आप, या हिंदी के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बन जाएंगे। हिंदी पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है, नौकरी मिल ही जाएगी कुछ ना कुछ। लेकिन विदेशियों से क्या कहेंगे आप? तो अब इस दिशा में भारत सरकार को सोचने की जरूरत है। जो भारत सरकार की नीतियों की हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे सारे आधिकारिक काम अंग्रेजी में होते रहेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, क्योंकि आजकल सरकारी क्षेत्र से ज्यादा नौकरियां निजी क्षेत्र में है। और भारत में जो विद्यार्थी विदेशी भाषा पढ़ते हैं, क्योंकि जिस स्कूल में यहाँ पर भारतीय भाषा केंद्र है जेएनयू में, वहाँ पर हिंदी, उर्दू, तमिल वगैरह जो हमारे सेंटर में पढ़ाई जाती है, उनके अलावा सारी विदेशी भाषाएं ही पढ़ाई जाती है। उन विद्यार्थियों के प्लेसमेंट की बात करें तो अधिकांश विद्यार्थियों का प्लेसमेंट होता है किसी मल्टीनेशनल में। जो भाषा वो पढ़ रहे हैं, मान लीजिए वो चाइनीज भाषा पढ़ रहे हैं तो चाइना की कोई मल्टीनेशनल कंपनी होगी, उनको ट्रांसलेटर की जरूरत होगी, उनको चाइनीज भाषा जानने वाले लोगों की जरूरत होती है और उनको अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छा पैकेज मिल जाता है। लेकिन क्या हिंदी पढ़ने से किसी को अच्छा पैकेज मिल सकता है? खासतौर पर एक विदेशी के तौर पे आप सोच के देखें, क्योंकि भारत की सरकार अंग्रेजी में काम करती है, भारत का जो उद्योग जगत है वो पूरा अंग्रेजी में काम करता है, निजी क्षेत्र की तमाम नौकरियां अंग्रेजी में है, तो फिर हिंदी कोई क्यों पढ़े? तो हिंदी के विस्तार की जब बात करें हम, हिंदी की विश्व की जब हम बात करें, तो ये सारी बातें हैं जो प्रभावित करती है हिंदी के विश्व को, उसके आकार को, उसके स्वरूप को। जो दुनिया में हिंदी का स्वरूप है वो मिला जुला है। मेरा अनुभव पहले था कि ज्यादातर लोग यांत्रिक भाषा जानते होंगे या काफी खराब भाषा जानते होंगे, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों से मिला जो बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं। हाँ, खराब भाषा जानने वाले तो भारत में भी हैं, हमारे हिंदी क्षेत्र में भी है, हिंदी विभागों में भी हैं, लेकिन विदेश कई देशों में मैंने देखा कि वहाँ के स्थानीय अध्यापक, स्थानीय विद्यार्थी काफी अच्छी हिंदी जानते हैं। और मैं कहूंगा कि हिंदी का व्याकरण तो हम में से अधिकांश से अधिक जानते हैं। आजकल जिस तरह का पूरा हमारा सिलेबस हो गया है, जिस तरह की चीजों पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो हम व्याकरण से काफी दूर हो गए हैं। व्याकरण तो ज्यादातर विद्यार्थी किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए हिंदी व्याकरण की किताब खरीदते या पढ़ते हैं, बाकी हिंदी व्याकरण में किसी की रुचि नहीं है। विदेशी लोग हिंदी व्याकरण काफी अच्छा जानते हैं, विदेशी विद्यार्थी भी, अध्यापक भी, और वो स्थानीय भाषाओं की व्याकरण से तुलना करते हुए इस तरह के रिसर्च करते हैं।
और आप ये सोचिए कि वो जिन विभागों में पढ़ाते हैं वो विभाग हिंदी के विभाग नहीं है। जैसे हम शुद्ध रूप से आपको देशबंधु कॉलेज के हिंदी विभाग में आप पढ़ते हैं, या भारत में तमाम हिंदी विभाग है तमाम विश्वविद्यालयों में। ये अच्छा है कि जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ वहाँ तो भारतीय भाषा केंद्र कहते हैं। तो हम यहाँ हिंदी विभागों में होते हुए भी कई मामलों में हमारे ज्ञान की बड़ी सीमाएं हैं हिंदी को लेकर, खासतौर से मैं कह रहा हूँ व्याकरण को लेकर के। लेकिन ये लोग जो विदेशों में हिंदी पढ़ते हैं वहां पर ज्यादातर जगहों पे हिंदी विभाग नहीं, इक्के दुक्के विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग है। बाकी या तो वो इंडोलॉजी डिपार्टमेंट है, या वो साउथ एशियन स्टडीज डिपार्टमेंट है, या इसी तरह से कुछ डिपार्टमेंट है जहां पर मूल विषय हिंदी नहीं। हिंदी भी पढ़ाई जाती है लेकिन मूल विषय वहां पर या तो भारत विद्या है या एशियाई अध्ययन है, इस तरह के। लेकिन वो काफी अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, भाषा की काफी अच्छी जानकारी है, ये आशान्वित करता है। अब अपनी बातचीत के दूसरे हिस्से में मैं तुर्की से जुड़े हुए कुछ अनुभव आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। उससे भी मेरे ख्याल से आपको वो अनुभव दिलचस्प लगेंगे। जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के तौर पर नहीं है, तो अंकारा विश्वविद्यालय जहाँ पर मैंने पढ़ाया वहां पर भी हिंदी विभाग जैसा कुछ नहीं है। वहां पर अंकारा यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी डिपार्टमेंट, क्योंकि मूल पाठ्यक्रम इंडोलॉजी का है, और इंडोलॉजी मतलब भारत विद्या आप कह सकते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर जो संस्कृत भाषा साहित्य कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ पाली साहित्य पढ़ाया जाता है, और हिंदू और बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ाया जाता है, भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जाता है। उसी में बीच में एक हिंदी का पेपर भी है कि जैसे आपके 4 पेपर होते होंगे एक सेमेस्टर में या 6 पेपर होते होंगे, उसी तरह से एक पेपर हिंदी भाषा और व्याकरण का एक पेपर होता है। यानी वो मुख्य विषय नहीं है। वो जैसे भाई आप इंडोलॉजी पढ़ रहे हो, भारत के बारे में पढ़ रहे हो, तो हिंदी भी आपको पढ़नी चाहिए, हिंदी जाननी चाहिए एक पेपर के तौर पर। यानी काफी कम जगह है सिलेबस में उसके लिए। तो इतने विशाल और विविधतापूर्ण जो पाठ्यक्रम है, मैं सोचता हूँ कि बच्चे संस्कृत भी सीखते हैं और हिंदू दर्शन धर्म के बारे में जो बुनियादी जानकारी हासिल करते हैं, बौद्ध दर्शन और धर्म के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, और एक विदेशी भाषा के तौर पर हिंदी को पढ़ते हैं, तो उनके लिए काफी कठिन है, चुनौतीपूर्ण है। दूसरी समस्या है कि तुर्की में खासतौर पर मैंने देखा कि जो विद्यार्थी हैं वो वहां पर इस तरह की बाध्यता नहीं है कि भारत में अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो फुल टाइम कोर्स है, इसमें आपको आना ही आना है, आपकी अटेंडेंस है। वहां पर आप कोई फुल टाइम काम करते हुए भी फुल टाइम रजिस्टर्ड हो सकते हैं यूनिवर्सिटी में, और आप चाहें तो क्लास जाएं चाहें तो ना जाएं, अटेंडेंस कोई आपका प्रभावित नहीं होता। आप बस समय पर टेस्ट दीजिए, परीक्षा दीजिए, और आप एक जो रेगुलर विद्यार्थी की तौर पर आपको डिग्री मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि अगर आप कोई विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं तो विदेशी भाषा पढ़ते हुए जैसे हिंदी वो लोग पढ़ रहे हैं, और अगर नियमित नहीं है कक्षा में तो सीखना उनके लिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी हैं जो पूरी लगन के साथ हिंदी वहां पर सीख रहे हैं। अभी भी उनसे मैं टच में हूँ बहुत सारे विद्यार्थियों से। लेकिन उनका सवाल वही होता था कि भाई हम हिंदी पढ़ करके करेंगे क्या, तो इसलिए वो हिंदी को प्राथमिकता पर भी नहीं रखते, अधिक समय भी नहीं देते। अब उनमें जो एक डिपार्टमेंट का मैं आपको ढांचा बताता हूँ कि वहाँ डिपार्टमेंट कैसा है और तुर्की भाषा और हिंदी भाषा में क्या समानताएं हैं। तुर्की से भारत का एक रिश्ता रहा है, तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ पर काफी दिनों तक रहे, तो उनकी भाषा के शब्द हमारी भाषा में काफी मिले जुले हैं। और मुझे संयोग से एक ऐसे शोधार्थी मिल गए जो वहाँ पर गाजी यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च मतलब एमए कर रहे थे, लेकिन एमए में भी वहाँ पर जैसे मैंने कहा थीसिस लिखनी होती है, तो उन्होंने अध्ययन किया कि हिंदी या जो हिंदुस्तानी और तुर्की में कितनी समानताएं हैं। तो उन्होंने एक सूची बनाई जिसमें करीब 3000 शब्द उन्होंने ऐसे ढूंढ निकाले जो तुर्की और हिंदी में समान है। यानी काफी चीजें हैं जो, हालांकि बोलने का उनका लहजा थोड़ा अलग है उन शब्दों का, वो तुर्की मूल के शब्द है या तो, या अरबी मूल के शब्द है या फारसी मूल के शब्द है। वो शब्द हिंदुस्तानी जिसको हम यानी कि आसान हिंदी
हिंदी उर्दू का मिला जुला रूप, उसमें वो शब्द मिल जाते हैं आपको। उन पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जो डिपार्टमेंट है, जो मैं पहले दिन वहाँ ज्वाइन करने के लिए गया तो वहां पर देखा कि जिस गैलरी से आप डिपार्टमेंट तक पहुंचते हैं, डिपार्टमेंट की सीमा शुरू होती है, दोनों तरफ की दीवारों पर दुर्गा माता के पोस्टर, काली माता के पोस्टर, शिव का पोस्टर, राम कृष्ण और तमाम देवी देवताओं के पोस्टर, उनसे पूरा अटा पड़ा है। क्लासरूम भी अटा पड़ा है और डिपार्टमेंट का जो मुख्य दरवाजा है जहाँ से डिपार्टमेंट शुरू होता है। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैंने जाते ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो थे सबसे पुरान का है, उनसे मैंने पूछा कि ये आपने क्यों लगाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये भारतीय संस्कृति के परिचायक हैं और इससे हम लोगों को दिखा सकते हैं कि हम लोग इंडोलॉजी पढ़ाते हैं। मेरी उनसे काफी बातचीत हुई, करीब आधे घंटे से अधिक बात हुई और मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि देखिए, भारतीय संस्कृति ठीक है, भारतीय नृत्यों में या आप हिंदू धर्म दर्शन भी पढ़ाते हैं तो ये चीजें ठीक है उसके लिए, लेकिन भारतीय संस्कृति सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत कुछ है भारतीय संस्कृति में जो आप दिखा सकते हैं। तो मेरी बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये अटपटे लग सकते होंगे किसी भी वजह से, लेकिन हम दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हमारे पास आते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि देखो ये भारतीय संस्कृति कितनी भिन्न है हमसे, और वो देखना चाहते हैं इन पोस्टर्स को। देखिए, उन्होंने अपनी कुर्सी के पीछे, जैसे मेरी कुर्सी के पीछे यहाँ कुछ नहीं है, उन्होंने राधा और कृष्ण का बहुत बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है। इस कलरफुल पोस्टर को देख करके लोग खुश होते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स के टीचर्स को अच्छा लगता है कि देखिए हम कुछ अलग पढ़ाते हैं, अलग सिखाते हैं। ये वहाँ के डिपार्टमेंट, जो क्लासरूम में भी इस तरह से बहुत सारे तस्वीरें आप देख सकते हैं। विद्यार्थी में जो मैं कह रहा हूँ कि एक विद्यार्थी बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे, जैसे एक BA सेकेंड ईयर का एक विद्यार्थी था, ओजान नाम उसका था, बाद में भारत भी आया वो एक यूनिवर्सिटी में 6 महीने के कोर्स में। वो बहुत ही गंभीरता के साथ में हिंदी सीख रहा था और उसकी गंभीरता का स्तर आप ये देखिए, एक दिन रात में मुझे उसने करीब 1 बजे वॉइस मैसेज भेजा और उस वॉइस मैसेज में उसने कहा कि अध्यापक जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी एक भारतीय मित्र है, वो उससे मेरी 1 घंटे बहस हुई है और वो कहती है कि मेरी हिंदी व्यावहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, मेरी हिंदी ऐसी हिंदी भारत में नहीं बोलती। तो अध्यापक जी, मैं हिंदी सीखने के लिए इतना परिश्रम कर रहा हूँ और मैं क्या करूँ कि मैं भारतीयों जैसी हिंदी सीख सकूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या दिक्कत है। फिर उससे मैंने विस्तार से बात की और वो विद्यार्थी सच में बहुत मेहनती है और वो थोड़ी अजीब बात है, लेकिन वहाँ के अध्यापकों से भी ज्यादा अच्छी हिंदी वो जानता है, पूरे इंडोलॉजी का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। लेकिन इतनी तेजी से इतनी अच्छी हिंदी सीख रहा है तो वो उसके रोजाना दर्जनों नए शब्द सीखता है, उनके नए प्रयोग सीखता है। लेकिन उसकी हिंदी को लेकर के जो भारतीय मित्रों से बात होती है, सोशल मीडिया से आजकल सब लोग जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, तो भारतीय मित्रों से, हिंदी भाषी मित्रों से जब बात होती है तो उसको बड़ी निराशा होती है कि ये लोग कैसी हिंदी बोलते हैं। चाहे वो रोमन में चैट करते हैं, बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, तो उसको लगता है कि मेरी हिंदी तो ऐसी नहीं, क्योंकि उसने जो हिंदी सीखी है, इतना तो उसके सिलेबस में अभी नहीं है, किताबों के माध्यम से सीखी है और किताबों से सीख करके उसको ये समझ में आया, क्योंकि भाषा की जो समझ है तुर्की में वो हमसे बहुत अलग है। और जो मेरी राय थी वो यहाँ पर संशोधित हुई। मैं समझता था कि हर जगह हिंदी का एक मिक्स रूप, इस तरह से मिला जुला एक मिलावट वाला रूप मिलेगा, जैसे हमारे यहाँ पर है, जिसमें हम अंग्रेजी का धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं, हमको महसूस भी नहीं होता, वो हमको ज्यादा प्रैक्टिकल एक व्यवहारिक भाषा लगती है। उसकी भाषा की अव्यवहारिकता यह है कि पूरे तुर्की के लोगों की भाषा को लेकर समझदारी है कि उसमें मिलावट नहीं होती। अब आप यहाँ पर इस बात को करेंगे तो आपको शुद्धतावादी कहा जाएगा, मैं भी शुद्धतावाद के बिल्कुल पक्ष में नहीं, लेकिन तुर्की के नजरिए से आप देखें तो वहां पर जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मैं उनको सर बोलता था, जाहिर बात है हम जो हमारे सीनियर अध्यापक है उनको सर बोलते हैं, या हमारे अध्यापक को भी हम सर बोलते हैं, लेकिन वो मुझसे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप मुझे सर मत बोलिए। मैं फिर क्या बोलूँ आप, कि आपकी भाषा में बहुत सारे शब्द है, आप मुझे चाहे तो गुरुजी कहिए, चाहे आचार्य जी कहिए, चाहे कुछ भी कहिए।
वहाँ टर्किश में है तो वो लोग बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स होजाम बोलते हैं। होजा मतलब टीचर और होजाम मतलब माई टीचर, मेरा अध्यापक। मेरे अध्यापक तो वहाँ पर होजाम ही बोलते हैं सब। मैंने तो खैर होजाम बोलना चुना, लेकिन उनका कहना है कि आप लोगों के अंदर अपनी भाषा को लेकर कोई ऐसा गर्व भाव नहीं है, कोई स्वाभिमान नहीं है कि आप अपनी भाषा में कितना ज्यादा आपने मिलावट कर रखी है। मेरी भाषा में मैं समझता हूँ उतनी ज्यादा मिलावट नहीं है, लेकिन वो आम भारतीयों के बारे में, हिंदी भाषियों के बारे में करें, क्योंकि वहाँ भाषा को लेकर जो नजरिया है कि भाषा में दूसरी भाषा क्यों घुसे। अब हम सोचते हैं कि ये तकनीक की जो शब्दावली है और ये तो हमारी अपनी नहीं है, इसको हम कैसे, इसका अगर हम शुद्धिकरण करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। वहां पर आप बस में चल रहे हैं, टेलीफोन रिचार्ज से अपना मोबाइल रिचार्ज करने के लिए गया, वहां का सिम लिया, तो आप सोचिए कि जो मोबाइल रिचार्ज करने वाला है उसका तो सबसे काम पड़ता है, मतलब सब लोग उसके पास आते हैं, बात होती है, उसको 1 से लेकर 10 तक की अंग्रेजी की गिनतियां नहीं आती। हम यहाँ एक अनपढ़ आदमी से बात करेंगे, अपना नंबर बताएगा तो बस 98684 जो भी उसके नंबर है वो बताएगा। वहां पर अंग्रेजी में नंबर्स भी प्रयोग नहीं करते, वो अपनी तुर्की भाषा के जो नंबर है उसी को बोलते हैं। कंडक्टर से आप टिकट लेंगे और कंडक्टर को आप बताएंगे, वो भी तुर्की भाषा में बात करेगा। दुकानदार हर कोई तुर्की भाषा में बात करेगा। आपको संख्याएं कितने रुपए देने हैं वो टर्किश में ही बताएंगे। यानी वहां के सार्वजनिक जीवन में अंग्रेजी बिल्कुल नहीं है, और इसको लेकर उनके मन में एक अंग्रेजी ना जानने को लेकर, वो अंग्रेजी नहीं जानते इसलिए बड़ी मुश्किल होती है शुरू में, क्योंकि हमें सोचते हैं कि दुनिया में कहीं जाएंगे तो अंग्रेजी से काम चल जाएगा। यूरोप से सटा हुआ भी है तुर्की, आधा यूरोप में भी है उसका, इस्तांबुल से आगे का हिस्सा, लेकिन वहां पर अंग्रेजी सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल नहीं है। ये मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अंग्रेजी के बिना काम कैसे चल सकता है, और इसको लेकर कोई हीनता बोध नहीं है, बल्कि अपनी भाषा को लेकर एक स्वाभिमान का भाव उन लोगों के अंदर है, जो मेरे ख्याल से एक अलग तरह का मेरे लिए अनुभव था। और इसी वजह से उसकी जो भाषा को लेकर, जो मेरे विद्यार्थी होजान की जो भाषा को लेकर समझ बनी, तो उसने जब हिंदी सीखना शुरू किया तो उसी तरह की हिंदी सीखना शुरू किया जिसमें अंग्रेजी के शब्द ना हो। मुमकिन है उसके अध्यापकों ने मुझसे पहले जो हिंदी सिखाई थी उसको, वो भी वैसी ही हिंदी सिखाई हो जिसमें अंग्रेजी के शब्द ना हो। तो इससे जब वो भारत लेकिन जब आया तो, और जब भारतीय दोस्त लोगों से वो मिला तो उसको लगा कि मेरी हिंदी तो बड़ी व्यवहारिक है। फिर उसने फाइनली हिंदी के दोनों स्वरूपों को सीखा। एक बोलचाल की हिंदी है जिसमें हम अंग्रेजी का भी प्रयोग करते हैं, और एक जो हम लिखने की भाषा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उस भाषा को, या हम जब कक्षा में बोलते हैं उस भाषा को भी उसने सीखा। इसकी वजह है तुर्की के लोगों की भाषा को लेकर जो समझदारी है, जो वो मिलावट पसंद नहीं करते। तो मेरे ख्याल से इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वहाँ कभी वो किसी का गुलाम नहीं रहा, गुलाम ना होने की वजह से, क्योंकि हम 200 साल तक जो अंग्रेजों के गुलाम रहे, इस वजह से हमारे सार्वजनिक जीवन में, हमारे प्रशासन में अंग्रेजी बहुत ज्यादा आ गई। लेकिन वहां पर वो किसी के गुलाम नहीं रहे, तो उनको अपनी भाषा को लेकर एक जो स्वाभिमान का भाव है वो इसीलिए है, और जिसको हम शुद्धतावादी जिस रवैये की हम यहाँ आलोचना हम करते हैं, मैं भी उसके समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन उनके लिए वो सहज है, वो भाषा को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। लेकिन भाषा को लेकर ऐसी कोई माध्यम से जो भारत की जो संस्कृति, उस ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव हिंदी पर भी पड़ा। आप सब जानते हैं कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन एक आर्थिक संकल्पना है, लेकिन इसने सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा के क्षेत्र में भी काफी अपना प्रभाव डाला है। हालांकि जैसे इंग्लिश की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि भाषा विकृत हो रही है, तो ये विकृति तो आएगी जब आप दुनिया में compete करने चलेंगे। तो जो संकल्पनाएं हमारे पास नहीं है वो जब हमारे पास आएंगी तो उसमें हमारी भाषा में हो सकता है कि रद्दोबदल हो, और वो हमारी भाषा में कहीं नहीं करेगा, क्योंकि हिंदी की संस्कृति ऐसी है, हिंदी की संरचना ऐसी है कि वो बहुत तोड़फोड़ नहीं कर पाएगा। लेकिन शरारती लोग हैं, उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि उससे हमारी भाषा
और समृद्ध होगी, दरिद्र नहीं होगी। क्योंकि हिंदी संसार की ऐसी भाषा है जो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक लैंग्वेज है। इसकी लिपि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, क्योंकि संसार की यही एक भाषा है जिसमें जो बोलते हैं वही लिखते हैं। लेकिन चाहे यूरोपियन भाषाएं देख लीजिए, यहाँ तक चाइनीज में भी इस तरह का है कि जो हम बोलते हैं वही नहीं लिखते हैं। और वहाँ तो एक ही शब्द के अगर पॉज अलग अलग हैं, बलाघात अलग अलग हैं, तो अर्थ बदल जाते हैं। मैं फिर अगर उदाहरण दूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा संकेत खाली कर दूं। एक दिन मुझे दूतावास जाना था और दूतावास को ताशीकवान बोलते हैं, भारत को इंदू बोलते हैं। तो मैं उससे टैक्सी वाले से मैंने कहा कि इंदू ताशीकवान, तो नहीं समझा। जैसे ही मैंने फिर मुझे लगा कि कुछ गलती हो रही है, तो मैंने कुछ उच्चारण करते हुए चाइनीज को सुना था, तो वैसा मैंने उच्चारण किया, इंदू ताशीकवान। तब उसमें हाउ, मतलब हाँ समझ गया। तो तब वो तैयार हो गया और सीधे ले आकर के हमारे भारतीय दूतावास में उसने मुझे ले आकर के सीधे सीधे वहां उतार दिया। दूसरा ये भी है कि भाषा मूलतः अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति का माध्यम। बहुत बड़ा काम है ये अभिव्यक्ति माध्यम बनना। और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक दिन मेरे घर में जो आलू छीलने वाला यंत्र होता था वो गुम हो गया, और मैं बड़ा परेशान था कि कम वक्त मैं भारत से लेके आया था और अब कैसे काम चलेगा। तो संयोग से जो विद्यार्थी थे, वो छुट्टियां थी सर्दियों की, वो अपने अपने घर चले गए थे। तो मुझे आलू का नाम चाइनीज में मालूम था, थू तो बोलते हैं। तो मैं वो खराब यंत्र लेके गया और उसको नहीं सॉरी वो मैं गया और मार्केट में मैंने वो जो महिला सब्जी बेचती थी वो और भी कुछ सब इंस्ट्रूमेंट्स भी रखती थी, इस तरह की चीजें रखती थी। तो मैंने उसको कहा कि थूतो ऐसे ऐसे मैंने दिखाया, मतलब थूतो छीलने वाला। तो वो समझ गई कि ये आलू छीलने वाला मांग रहा है, और उसने मुझे पकड़ा दिया कि दिखाया कि ये, तुमने हाँ हाँ, तो मतलब तो मतलब हाँ हाँ, तो मैंने चाइनीज का तो उसने कहा कि पकड़ा दिया मुझे। तो ये भाषा कैसे, भाषा की जो कोडिंग और डिकोडिंग है कैसे काम करती है आप देख सकते हैं इसे। इसीलिए तो पशु पक्षी भी हमारी जो भाषा है वो समझ पाते हैं। तो कई तरह की दिक्कतों का जो सामना किया, जैसे कि राम प्रकाश जी ने बताया कि कैसे ध्वनियों का वो ठीक से उच्चारण, हमारी जो ध्वनियां हैं नहीं, क्योंकि अब देश की भाषा की बनावट में ही नहीं है। मुझे ही बड़ी परेशानी थी, ल और र में उच्चारण नहीं कर पाते थे बच्चे, वो अंग्रेजी के आर का ही करते थे उच्चारण। इसी तरह से ठा, ढ़ और ढ़ और ढ़ तो उनके यहाँ है ही नहीं, तो इसका उच्चारण वो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। बहुत अभ्यास करना पड़ा मुझे, मतलब समझ लीजिए कि 10 दिन लग गया उनको ढ़ और ढ़ का उच्चारण करवाने। ठा का उच्चारण था की तरह करते हैं, ठाकुर नहीं बोलते, ठाकुर ही बोलते, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठाकुर नहीं बोलते। तो इस तरह की दिक्कतें आती है। और दूसरी बात ये कि जो फिल्में हैं, इन फिल्मों ने बहुत बड़ा काम किया है, इसको आप बॉलीवुड कहते हैं। इस बॉलीवुड ने हिंदी को वैश्विक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। हम हिंदी वालों को ये बात मान लेनी चाहिए। मैंने एक विद्यार्थी से पूछा कि मुझे तो बड़ा अच्छा संयोग रहा कि हमारे उस समय एम्बेसडर थे
डॉक्टर एस जयशंकर जो समय विदेश मंत्री हैं, बड़े कड़क राजदूत कहे जाते थे, और एक दिन मुझसे उन्होंने कहा कि डॉक्टर राय, हमारे दूतावास में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो चीन के अतिरिक्त हैं, मतलब बहुत सी विदेशी यहाँ पर आए हुए हैं और वो हिंदी सीखना चाहते हैं, तो क्या आप एक दिन यहाँ हिंदी उनको सिखा सकते हैं? मैंने कहा कि बिल्कुल सिखा सकता हूँ सर, मैं केवल मेरी एक शर्त है कि एम्बेसी से मुझे गाड़ी लेने के लिए विश्वविद्यालय आएगी और मुझे छोड़ेगी। और भी अन्य सारे देशों के थे, और हफ्ते में एक दिन मैं 2 घंटे उनको हिंदी सिखाता था। बल्कि एक भारतीय स्त्री थी, वो पंजाब से मूलतः उसके लोग थे, लेकिन उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। वो इंग्लैंड में उसके पिता वगैरह थे और वो चाइना में किसी अमेरिकन कंपनी में काम करती थी, वो भी हिंदी सीखने आती थी। तो इस तरह से जब हमने उनको हिंदी सिखाया तो उनको बड़ा मतलब अच्छा लगता था कि ये हिंदी जो है ऐसी भाषा है, और उसके लिए सबसे बड़ी कहते कि बड़ी मिठास है इसमें। और हमें किसी ने कहा था कि जब आप विदेश जाएं तो हिंदी फिल्मों की जो सीडी है वो जरूर लेके जाएं, कि उससे भाषा सीखने में, उनके एक्सेंट और पॉज, वाक्य संरचना सीखने में उनको बड़ी मदद मिली। अब वो मैं उनको ले गया था। एक दिन क्या हुआ कि किसी उन्होंने कहा कि कोई भारतीय फिल्म जो दिल्ली से संबंधित हो दिखाई। अब मैंने उनको दिल्ली 6 दिखाई। अब उस दिल्ली 6 में एक जगह गाय जो है सड़क पर प्रसव कर रही है। अब गाय तो भारतीय समाज में बड़ी आदृत पशु है, लेकिन जो सवाल किया कुछ विद्यार्थियों ने, ये बड़ा खराब है। उन्होंने कहा कि गाय तो भारत की माता है, और ये बीच सड़क में इस तरह से फिल्मों में दिखाया जा रहा है, आप लोग कैसा महसूस करते हैं? दिल्ली 6 में, शहर में, दिल्ली देश की राजधानी में इस तरह का है, तो ये बड़ा खराब लगता है जब ये विदेशी बच्चे आते हैं और सड़कों पर गायों को देखते हैं दिल्ली जैसे शहर में, और कूड़ा खाते हुए देखते हैं, तो वो बड़ा अजीब महसूस है। और वह संस्कृति नहीं है। तो इसलिए भाषा की अपनी संस्कृति होती है, और उस भाषा की संस्कृति को बनाए रखना बहुत जरूरी है। निरंतर आप देखें कि शिक्षण, प्रौद्योगिकी और तकनीकी ने हिंदी के साथ कदम से कदम मिलाया है, और मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग जिस मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप लोग जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं वो हिंदी में लिख रहे हैं। आप चाहें तो इसको रोमन में भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी की ये संस्कृति है और हिंदी की ये ताकत है कि तकनीक ने हमें अपना लिया है। तो जब तकनीक ने हमें अपना लिया है, मुझको विभाग हिंदी साहित्य परिषद का सेक्रेटरी होने के नाते, सचिव होने के नाते ये जिम्मेदारी दी गई कि धन्यवाद ज्ञापन करना है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जो आज का विषय था कि हिंदी का विश्व और विश्व में हिंदी, तो हिंदी का विश्व जो है वो तो मतलब क्या ही उसको डिफाइन किया जाए, क्योंकि जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है, जहाँ तक चंद्र की शीतलता है, जहाँ तक वायु है, जहाँ तक अग्नि है, जहाँ तक आकाश है, वहाँ तक हिंदी का मैं समझता हूँ कि दुनिया रही होगी, विश्व रहा होगा। और विश्व में हिंदी
उसको तो हमारे वक्ताओं ने जिस तरीके से रखा है वो आप सभी लोग उसके गवाह रहे हैं पिछले 3 घंटे 4 घंटे के दौरान जो चीज़ें बातें हुई हैं। और 3 देशों की यात्रा में हम जिस अनुभवों को साथ लिए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो मतलब गंवाने के बाद भी हम ऐसी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए हम तहे दिल से, पूरी हिंदी साहित्य परिषद तहे दिल से हमारे गणमान्य वक्ताओं का फिर से धन्यवाद व्यक्त करती है, आभार व्यक्त करती है। और आज की जो तकनीकी व्यवधान उत्पन्न हुई है व्याख्यान में, उसकी पूरी जिम्मेदारी साहित्य परिषद की है। और जिस प्रकार से प्रिंसिपल सर ने हमें बताया कि हमको कॉलेज की जो तकनीकी विभाग है उसकी सहायता लेनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं लिया गया, क्योंकि हमें लगा कि या तो हम हतोत्साहित हो गए थे कि अति उत्साहित हो गए थे कि हम संभाल लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं भी ख़ास तौर पर, क्योंकि मीडिया का जो समूह है, मीडिया का जो पूरा कार्यभार है वो मेरे अंडर में है और नगमा उसको हेड कर रही है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैं भी उसको हेड कर रहा हूँ। तो उसके लिए तमाम जो लोग जुड़े और जिनको दिक्कतें पेश आईं, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फिर भी हमारा कार्यक्रम जो है वो एक बहुत बड़े अनुभव के साथ ख़त्म हुआ और बहुत संजीदगी के साथ जो लोग जुड़े रहे वो अंतिम तक जुड़े रहे। मैं देख रहा था कि 50 के करीब लोग जो है शुरुआत से लेके अंत तक 4 घंटा बैठना जो है किसी के लिए भी उतना अगर नहीं होता। वक्ताओं ने भी, मतलब अक्सर सेमिनार या वेबिनार्स में होता है कि वक्ता, उनको बहुत ज़रूरी काम होते हैं तो वो कई बार चले जाते हैं। और हालांकि हमने देखा कि जब राय सर बोल रहे थे तो उनको कॉल आ रहे थे, बट उन्होंने उसको अटेंड नहीं किया क्योंकि व्याख्यान जारी था। तो इस व्यस्तता में भी अपना पूर्ण योगदान देने के लिए, अपना पूर्णता देने के लिए जिस प्रकार से वक्ताओं ने रुचि ली और रुचि दिखाई, उसके लिए जितना भी कहा जाए वो कम है। और मुझ जैसा छात्र जो कि अभी द्वितीय वर्ष में है वो क्या ही बोलेगा, लेकिन फिर भी जो जितना हम लोगों से हो सकता था, हम लोगों ने उतना किया अपने स्तर पर। और इसमें हिंदी साहित्य परिषद के मेरे तमाम जो सहयोगी हैं, तमाम पदाधिकारीगण हैं, फिर चाहे हमारी अध्यक्षा सुधा जी हों, उपाध्यक्ष कौशल जी और आदित्य हों, सह सचिव अंजलि हों और कोषाध्यक्ष निहार जी हों, उन सभी का साथ जो है वो सराहनीय है। इसके लिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम, आज का वेबिनार बहुत अच्छा रहा। हालांकि व्यवधान उत्पन्न हुए। बाकी आप लोग देख रहे होंगे कि चैट बॉक्स में एक फॉर्म आ गया है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया वो फॉर्म अगर समय हो तो भर दें। और हमारी जो भी गलतियाँ हैं, जो भी कुछ सीखने को आप लोगों को जो गलतियाँ लगी उसको पॉइंट आउट करें, ताकि आगे के कार्यक्रमों में वो गलतियाँ ना दोहराई जाएं। और हम आगे से ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कल से मुझे बहुत सारे प्रोफेसर्स का कॉल आ रहा है गुजरात और राजस्थान जैसे क्षेत्रों से कि वेबिनार में जो है वो ई प्रमाण पत्र रखा जाए, लेकिन उसकी भी व्यवस्था नहीं हो, क्योंकि समय जो है वो उतना अनुकूल नहीं था। ऑनलाइन का माध्यम तो खैर हम लोगों के लिए वैसे भी दिक्कतदायी रहा है, लेकिन उसमें भी जो है हमारी हिंदी साहित्य परिषद बिल्कुल नवगठित है, तो इस वजह से प्रमाण पत्र का तो व्यवस्था नहीं कर पाए। इसके लिए माफी चाहूंगा। अगले कार्यक्रम से हम प्रमाण पत्र और इस प्रकार के व्यवधान ना होने पाए, इसका खास ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप सभी लोग जुड़े, हम हिंदी साहित्य परिषद के इस प्रयास को आप लोगों ने पूर्णता प्रदान की।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, नमस्कार।